चलिए, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? गोलीय दर्पण पढ़ाना था। देखिए, इससे भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है गोलीय दर्पण से। सबसे पहले तो इसका बेसिक ज्ञान आपको होना जरूरी है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं पता? गोलीय दर्पण किसको कहा जाता है? खोखले गोले का एक भाग, खोखले गोले का एक भाग जिसका एक सतह परावर्तक हो, उसको हम गोलीय दर्पण कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि गोला है, फुटबॉल देख रहे हो? फुटबॉल मान लो कि कांच का फुटबॉल है, तब बीच में तो खोखला हो गया ना। अब इसका एक पार्ट काट लो आप, एक पार्ट कट गया, इधर से भी काट सकते हैं। अब इसको एक तरफ से रंग दो। रंगना कौन चीज है? चांदी, सिल्वर। तो अगर हम इधर से रंग दें तो ये एक दर्पण बन गया। गोला का एक भाग है, एक तरफ से रंग दिया गया है, तो दर्पण बन गया। हम चाहें तो इधर से भी रख सकते हैं, तो ये भी तो गोला का भाग है, तो ये भी गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण हुआ दो प्रकार का। एक गोलीय दर्पण ऐसा है जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, दिख रहा है। एक गोलीय दर्पण ऐसा है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। जिसका उठा हुआ उसको उत्तल, जिसका उठा हुआ उसको उत्तल दर्पण, और जो धंसा हुआ है वो अवतल दर्पण। बोलिए, सही है? गोलीय दर्पण क्या है? खोखला गोला का एक भाग है जिसका एक सतह रंगा हुआ है और दूसरा सतह परावर्तक होगा, तो इसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का मिला? एक मिला उत्तल दर्पण, एक मिला अवतल दर्पण। सही है यहां तक? अब देखिए, गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। ये दोनों दर्पण को बाहर निकाल लिए। कौन सा? इसका नाम क्या है? अभी बताया, अभी कंफ्यूज गए। अवतल है ना। जिसका उठा हुआ उत्तल, याद करने का तरीका बता रहे हैं। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उत्तल और धंसा हुआ, तो याद रहेगा ना कि देख लेंगे हम कि उठा हुआ किसका है परावर्तक सतह। जो उठा हुआ है उत्तल है, जो धंसा हुआ है अवतल है। तो ये क्या कौन हुआ? ये उठा हुआ है ना, और ये वाला कौन हुआ? अवतल। देखिए, दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको बोलते हैं ध्रुव। हाँ, पोल। क्या बोलते हैं? दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, दर्पण का जो बीच का बिंदु होगा, उसको क्या बोलते हैं? तो यहां भी तो बोल सकते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा? ध्रुव। ध्रुव को क्या बोलते हैं? पोल। तो किससे लिखेंगे? पी से। बताओ, ये गोला का भाग है। ये जो गोलीय दर्पण है, अवतल हो या उत्तल हो, गोला का भाग है। तो गोला का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। केंद्र इधर होगा कि इधर होगा? दाएं साइड होगा कि बाएं साइड होगा? इधर दायां है, इधर बायां है, तो किधर होगा? बाएं साइड होगा। तो जो गोला का केंद्र होगा वही तो इस दर्पण का केंद्र होगा, क्योंकि उसी का ही पार्ट है। इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। ये पूरा गोल नहीं ना है, ये वक्र है, तो वक्र का केंद्र वक्रता केंद्र। अगर पूरा गोला रहता तो केवल केंद्र बोलते। ये वक्र का केंद्र, इसलिए इसका नाम क्या होगा? वक्रता केंद्र। लिखेंगे वही सी से। सी से सेंटर, सेंटर माने केंद्र। ठीक है? ध्रुव और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्लियर है? ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं।
ध्रुव तथा केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बस 3 गो पॉइंट आपको बताए, इसके बारे में जानकारी रहेगा, आप सब कुछ समझ सकते हैं। क्या क्या बताए? दर्पण का मध्य बिंदु, ध्रुव को कौन चीज से लिखते हैं? पोल से। उसके बाद दर्पण का जो केंद्र होगा उसको सी से, वक्रता केंद्र कहेंगे। केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिंदु होगा जिसको फोकस कहते हैं। क्लियर है? तो जो पॉइंट यहां है यहां भी तो होगा। अब इसका तो सेंटर इधर होगा क्योंकि गोला इस साइड जा रहा है, तो सेंटर यहां कहीं होगा। पोल और सेंटर के ठीक बीच में क्या होगा? फोकस होगा। क्या सही है यहां तक? आगे सुनिए, अगर कोई भी दूरी आपको नापना है, हम आगे एक चीज पढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी, नाम सुने होंगे। इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोला जाता है? साइन कन्वेंशन। साइन माने चिन्ह, और कन्वेंशन को क्या लिखा हुआ है? ये परिपाटी क्या है? कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज एक परंपरा के तहत आता है। जैसे आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो अगर आप मंदिर में जाते हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि ये मस्जिद है? कि मंदिर ही कहेंगे? कुछ लोग मस्जिद में पूजा करने जाते हैं, तो क्या उसको बोल सकते हैं कि मंदिर है, कि मस्जिद बोलेंगे? क्या दोनों में कोई अंतर है? मंदिर और मस्जिद में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। दोनों जगह पे पूजा हो रहा है, दोनों जगह पे भगवान को माना जा रहा है, भगवान एक ही होता है। लेकिन हम लोग बताओ, एक परंपरा बनाए ना कि इसको ऊपर चांद दिखेगा तो मस्जिद कर देना, ऊपर गुंबद जैसा दिखेगा, त्रिशूल दिखेगा तो इसको मंदिर कर देना। तो एक परंपरा है कि नहीं? यहां पे भी चिन्ह को लेके एक परंपरा बनाया गया है। और परंपरा क्या है उसको समझिए। परंपरा यह है कि दर्पण कोई भी हो, दर्पण हो या लेंस हो, लेंस के लिए यहां पे बता दे रहे हैं, कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, दोनों के लिए एक साथ काम करेगा। ठीक है? तो चिन्ह परिपाटी का पहला पॉइंट क्या है कि दर्पण कोई भी हो, लेंस कोई भी हो, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। ये पहला नियम है। परंपरा है ना, तो परंपरा के आधार पर जो बताया जा रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। पहला परंपरा में क्या बता रहे हैं? पहला नियम क्या आ रहा है कि कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, वस्तु हमेशा किधर रखिए? बाईं साइड। तो बाएं साइड इधर है, बोलिए, बाएं साइड इधर है ना। कोई भी दर्पण हो, ये वाला भी दर्पण अगर रहेगा तो वस्तु कहां रखाएगा? बाएं साइड। चाहे ये वाला लेंस रहेगा तो भी वस्तु कहां रखाएगा? बाएं साइड। पहला नियम दिमाग में बैठ गया कि कभी भी कोई भी दर्पण, कोई भी लेंस का बात हो, वस्तु हमेशा किधर रहेगा? बाएं साइड रहेगा। पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा कि प्रकाश हमेशा वस्तु से आएगा। प्रकाश हमेशा कहां से आएगा? वस्तु से आएगा। और जिस दिशा में प्रकाश आएगा ना, इसको बोलेंगे आपतित किरण की दिशा। क्या बोलेंगे इसको? तो दिशा दिख रहा है, इसको क्या मान लेना है? आपतित किरण की दिशा। क्या मान लेना? आपतित किरण की दिशा। ठीक है? आपतित किरण की दिशा में कोई भी दूरी नापोगे तो धनात्मक लेना। कैसा लेना? मतलब पॉजिटिव। आपतित किरण की दिशा में अगर जा रहे हैं और कोई दूरी नाप रहे हैं तो दूरी कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा, धनात्मक। अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ऋणात्मक। दूरी नापेंगे कहां से? तीसरा पॉइंट, दूरी हमेशा नापाएगा ध्रुव से। दर्पण में कहां से नापाएगा? ध्रुव से। और लेंस में नापाएगा प्रकाशीय केंद्र से। कहां से नापाएगा? इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोला जाता है इसको? लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र, दर्पण का मध्य बिंदु पोल, ध्रुव। ठीक है? तो दर्पण में दूरी कहां से नापना? पोल से, ध्रुव से। और लेंस में कहां से नापना? प्रकाशीय केंद्र। इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। तो लेंस में कहां से नापोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। दर्पण में कहां से नापोगे? पोल से नापोगे। कितना पॉइंट क्लियर हुआ? पहला क्या बताए कि कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, वस्तु बाईं साइड। प्रकाश कहां से आएगा? प्रकाश कहां से आएगा? वस्तु से। प्रकाश कहां से निकल के आ रहा है? जो प्रकाश निकल के आ रहा है, जिस दिशा में जा रहा है,
उसको क्या मानना है? आपतित किरण की, आपतित किरण की दिशा में अगर कोई दूरी नापेंगे धनात्मक, आपतित किरण की दिशा में कोई दूरी नापेंगे, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापेंगे ऋणात्मक। जैसे देखो, मान लेते हैं हम कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना, ठीक है, ये क्या था? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? इमेज। ओ से ऑब्जेक्ट, आई से ऑब्जेक्ट माने वस्तु, इमेज माने प्रतिबिंब। तो मान लो कि ये वस्तु था, इसका प्रतिबिंब यहां बना, ठीक। हम आपसे पूछें कि बताओ वस्तु का दूरी कितना है, तो कहां से नापोगे? अभी अभी तो सीखा है कि दूरी हमेशा ध्रुव से नापना है, तो तुम कर रहा है ऑब्जेक्ट से। मंद बुद्धि है क्या तुम लोग? और दूरी कहां से नापना है? ध्रुव से, इसके अलावा कहीं से नहीं। अब ये पूछ दे कि वस्तु का दूरी नापना आता, ऑब्जेक्ट से नापना शुरू कर दिए, प्रतिबिंब का दूरी नापना आता, प्रतिबिंब से नापना शुरू कर दिए, तो सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? दूरी कहां से नापना है? बस एक ही बिंदु है पोल, इसके अलावा कहीं से नहीं नाप सकते, ठीक है। तो अगर हमको वस्तु का दूरी नापना है तो हम कहां से चलेंगे? ओ से चलेंगे कि पी से चलेंगे? पी से चलेंगे। तब बताओ पी से इधर चलना पड़ेगा, ये दूरी होगा वस्तु का दूरी। वस्तु का दूरी को लिखते हैं यू से। किससे लिखते हैं? अब बताओ, जब वस्तु का दूरी आप नापे तो आप किधर चले? आपतित किरण की दिशा में कि विपरीत? सब कुछ दिख रहा है, विपरीत। आपतित किरण इधर न जा रहा है जी, आपको दूरी नापना था तो पोल से आप इधर न गए, तो ये दिशा है कि विपरीत है? तब इसको हम बोलेंगे कैसा होगा? ये नेगेटिव होगा, माइनस होगा। समझ में आया? अब मान लो कि हम पूछे कि प्रतिबिंब का दूरी बताओ, तो कहां से नापोगे? फिर से पोल से चलेंगे, तब पोल से भी इधर जाना पड़ेगा। अभी बताओ, ये दूरी को हम लिखेंगे v से, प्रतिबिंब की दूरी को। अब आप बताओ कि प्रतिबिंब की दूरी आप निकाल रहे हो, पोल से आप जा रहे हो, तो किधर जा रहे हो? आपतित किरण की। तब बोलेंगे कि v कैसा होगा? पॉजिटिव। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है नहीं। जितना भी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा, आता है छोटा मोटा क्वेश्चन, वहां पे प्लस माइनस बहुत काम का चीज है। अगर प्लस माइनस में आप गलती कर दी तो आंसर गलत आएगा। समझ आ रहा है बात? तो क्या फिर से रिपीट कर देते एक बार। दर्पण का मध्य बिंदु पोल होता है। जितना भी दूरी न पाएगा दर्पण में, सब कहां से न पाएगा? पोल से न पाएगा। वस्तु कहां रखना है? बाएं साइड। वस्तु से जो प्रकाश आएगा उसको क्या मानना है? अगर आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो प्लस, विपरीत दिशा में जाएंगे तो खत्म हो गया काम। अब इधर भी सोच सकते हैं ऐसा, मान लो कि इसका प्रतिबिंब इधर बना, ठीक, और उल्टा बना है। हम बोले वस्तु का दूरी, तो ये होगा। कहां से नापोगे? यहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। कौन सी से लिखेंगे? कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि आपतित किरण का दिशा इधर है, आप जा रहे हो इधर। सही है। हम बोले कि प्रतिबिंब का दूरी बताओ, कौन सी से लिखोगे? प्लस की माइनस? तो ये प्लस हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलो अगला पॉइंट, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी नापेंगे, मुख्य अक्ष के, तो धनात्मक, और नीचे नापेंगे ऋणात्मक। खत्म। प्लस माइनस का दो ही कॉन्सेप्ट है। आपतित किरण की दिशा में प्लस, विपरीत में मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे। सही है। हम बोले देखो इधर दिखाते हैं, मान लेते वस्तु का ऊंचाई HO है, आप प्रतिबिंब का ऊंचाई HI है, ठीक है। हम बोले कि वस्तु का ऊंचाई, आप प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो बोले कि HO प्लस होगा कि माइनस? HO कैसे माइनस बोल रहे? आप मुख्य अक्ष के ऊपर जा रहे हो कि नीचे? उसका ऊंचाई देखो ये है ना, तो ऊंचाई कहां है? तो ऊपर वाला, और नीचे वाला, तो ये प्लस ना होगा। कोई बोले कि प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो ये भी प्लस होगा क्योंकि मुख्य अक्ष के। अब यहां पे मान लो कि फिर से HO और इसको HI, बताओ HO और HI, समझ में आया? तो ये बिना इसके कोई भी सवाल नहीं बनता इसका, तो चिन्ह परिपाटी आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको और आसानी से याद करना चाहते हो आप, तो देखो आसानी से कैसे याद करना। ये दर्पण था, ये दर्पण का ध्रुव था जिसको पोल कहते हैं। अक्ष जानते हो ना, अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। आप इसको मूल बिंदु मान लेना। क्या मान लेना? अब मूल बिंदु के ऊपर होता है वाई, नीचे होता है माइनस वाई,
इधर होता है प्लस एक्स और इधर होता है, ये जानते हो ना, ये तो नया चीज नहीं है। तो देखो अगर ये ध्रुव से इधर जाओगे तो क्या लेना, अगर ऊपर जाओगे तो क्या लेना, अगर नीचे जाओगे तो क्या लेना, अगर इधर जाओगे तो क्या लेना, बस यही था। अब वस्तु कहां रखना, इधर जाओगे प्लस, ऊपर जाओगे, नीचे जाएंगे, इधर जाएंगे। समझ में आ गया? लेंस में भी ऐसा कर सकते हैं, ये लेंस का ऑप्टिक सेंटर है, तो इसको मूल बिंदु मान लो। क्या मान लो, इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, खत्म। आसान है, समझ आया? चलो तो देखो हम अभी क्या बताया आपको, हम आपको सिखाए कि गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, ये नहीं पढ़ा है? गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखले गोले का जिसका एक सतह और दूसरा सतह रंगा हुआ, एक सतह परावर्तक हो दूसरा सतह, तो उसको क्या कहेंगे? तो गोलीय दर्पण के प्रकार का दिखा, गोलीय दर्पण दिखा दो प्रकार का, कि एक गोलीय दर्पण ऐसा जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है तो उत्तल, जिसका धंसा हुआ है अवतल। इस दर्पण में कुछ मुख्य बिंदु, मतलब मुख्य बिंदु है, वो बिंदु का नाम याद रखना है। दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव पोल, एक ही बात है। दर्पण जिस गोला का भाग होगा उसका केंद्र होगा, उसको बोलना वक्रता केंद्र। ध्रुव और केंद्र के बीच में एक और बिंदु होगा जिसको बोलना फोकस। सेम चीज इसमें भी होगा। ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। सर खत्म हो गया। इसके बाद क्या बताए कि चिन्ह परिपाटी कुछ होता है। क्या होता है? जो कि अभी अभी आप समझे। क्लियर यहां तक? अब सुनो, हम लिखवाएंगे, अभी पहले समझो। हमको समझना है उत्तल तथा अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसको हमको समझना है। जैसे समतल दर्पण से समझे थे ना कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण क्या होता है, वो आपको बताया गया। उसी तरह से उत्तल तथा अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में आपको समझना है। देखो, अगर हम बात करें कि उत्तल दर्पण से या अवतल दर्पण से, एक एक करके बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण से कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल दर्पण से कुल प्रतिबिंब बनेगा 6। कितना बनेगा? 6। उत्तल दर्पण से कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है 2। कैसा बनता है? 2। तो टोटल कितना बनेगा? 6 और 2। ये 8 प्रतिबिंब के बारे में एकदम ओरली, मुंह जवानी आपको याद होना चाहिए कि कहां पे वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है, कैसा बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, सब कुछ सीधा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, हम वो याद करने का आपको तरीका बताएंगे। अभी अभी क्या समझाए कि अवतल दर्पण से के गो प्रतिबिंब बनता है, पहले याद करो। तो 6 गो। 6 गो में 5 गो बनेगा वास्तविक, 5 गो कैसा बनेगा, और 1 बनेगा काल्पनिक। ठीक है, 6 प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण से। किससे? जिसमें से 6 गो में 5 गो कैसा रहेगा, 1 कैसा रहेगा। उत्तल दर्पण से के गो प्रतिबिंब बनता है, ये दोनों रहेगा काल्पनिक। ये दोनों कैसा रहेगा? तो मोटा मोटा याद हुआ कि अवतल से के गो बनता है, 6 में से 5 गो, 1 गो, उत्तल से के गो बनता है, दोनों कैसा। समझ में आया बात? अब समझिए, देखिए अवतल दर्पण ये है ना, अवतल दर्पण यही है ना, इसको क्या बोलते हैं? यहां पे क्या होता है, बीच में क्या होता है? होता है ना। देखो, इसमें 6 को जो प्रतिबिंब बनाना है, इसको याद किए होंगे, बचपन में आपको सर पढ़ाए होंगे, जहां भी आप पढ़ते होंगे। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यहां पे आप याद कर लीजिए। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं वस्तु। ओ से वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट। आई से इमेज हो गया। एक होगा रियल या वर्चुअल। रियल का मतलब वास्तविक,
अब वर्चुअल मतलब काल्पनिक, ठीक है। आर से, अभी से, तो रियल मने, अब वर्चुअल मने, और यहां पे लिख देते हैं साइज। यहां पे क्या लिख देते हैं? साइज। टोटल के गो प्रतिबिंब बनाना है? 6 गो। टोटल के गो बनाना है? 6 गो। देखो शुरुआत कहां से करना? शुरुआत करना अनंत से। शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग? मान लो कि हम कोई वस्तु को अनंत पे रखे हैं। कहां पे रखे हैं? तो अनंत से जब भी प्रकाश आएगा तो समानांतर आएगा। कैसे आएगा? मान लेते कि वस्तु कहां है? मान लेते वस्तु कहां है? अनंत पर। अब बताओ मुख्य अक्ष के समानांतर अगर हम प्रकाश को ला रहे हैं तो बताओ यहां से टकराने के बाद ये कहां से जाता है? ये पता है कि यहां से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश आएगा ना तो टकराने के बाद हमेशा कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। अगर कोई प्रकाश केंद्र से होके जा रहा है तो टकराने के बाद इसी पथ पे वापस आता है। ठीक है, ये कुछ मूल नियम है जो कि आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो आपको बता रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। अगर ये केंद्र की दिशा में आ रहा है तो टकराने के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। समझ में आया बात? बताओ दोनों टकराने के बाद कहीं पे कटा, ये आया तो इसी पाथ पे वापस चला गया, और समानांतर आया तो फोकस से गया, तो परावर्तित प्रकाश इसी बिंदु पे न कटा, तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब यही बना। कहां पे बन गया? फोकस पर बन गया। कहां पे बन गया? ये प्रतिबिंब एगो बिंदु के रूप में बना है ना। प्रतिबिंब कैसा बना है? एक बिंदु के रूप में बना है। अब सुनना, याद करने का तरीका, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के नजदीक लाएंगे, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के, उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा। क्या मुश्किल है काम? याद करना, अवतल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के नजदीक लाएंगे उसका प्रतिबिंब दर्पण से, याद हो गया? बोलो क्या बोले हम? उसका प्रतिबिंब दूर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप समझना, वस्तु को कहां रखे तब प्रतिबिंब कहां बना? बताइए, सही में कटा था ना, तब बोलेंगे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आई साइज बताइए को बिंदु बना है तो साइज क्या बोलेंगे कि बहुत छोटा है। साइज क्या बोलेंगे? बहुत छोटा। साइज कैसा बना? बहुत छोटा। क्लियर हुआ क्या? अब समझिए, अब क्या बोले थे कि वस्तु को जैसे जैसे दर्पण के नजदीक लाएंगे प्रतिबिंब उसका, अगला पोजीशन वस्तु का कहां होगा? तो अनंत से आगे बढ़ेंगे। अनंत से, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? केंद्र। तो अनंत और केंद्र के बीच में रख देंगे। एक स्टेप आगे बढ़े ना, अनंत से कहां बढ़ गए? अनंत और सी के, तो अगला वस्तु कहां रखाएगा? अनंत और सी के बीच में रख दिए। तब बताओ, हम वस्तु को आगे ले गए तब प्रतिबिंब आगे जाएगा, वस्तु को नजदीक ले गए हैं तब प्रतिबिंब दूर जाएगा। तब फोकस के बाद अगला पोजीशन कौन आएगा? सी और एफ के बीच में, ये ना बनेगा? सी और एफ के, तो यहां पे प्रतिबिंब कहां बन गया? सी और एफ के बीच में। ये भी कैसा होगा? इसका आकार होगा छोटा। इसका कैसा आकार होगा? छोटा। ठीक है, अगला बताओ वस्तु कहां जाएगा? प्रतिबिंब भी कहां जाएगा? सेंटर पे। तो अगर वस्तु सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब सी पे बनेगा। ये भी कैसा होगा? इसका आकार होगा बराबर। इसका आकार कैसा होगा? बराबर। समझ में आया? अगला बताइए पोजीशन कहां होगा? सी पे आ चुके थे, सी के बाद, तो अगला हम क्या बोलेंगे? सी तथा एफ के प्रतिबिंब कहां जाएगा? सी से पीछे। तो क्या बोलोगे? के बीच में। कैसा होगा? आई हो जाएगा बड़ा। कैसा हो जाएगा? ठीक है, अगला देखिए। अगला बताइए, सी और एफ के बीच में वस्तु को रखे तो अगला पोजीशन एफ पर, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और अनंत के बीच में बना था, अनंत पर। समझ में आ रहा है? ये भी कैसा होगा? ये होगा बहुत बड़ा। ये कैसा होगा? बहुत बड़ा। 5 को याद हो गया? इसको याद करना है कि समझना है? समझना है आपको। अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो इसको नहीं भूलिएगा कि अवतल दर्पण में
जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के नजदीक ले जाते हैं उसका प्रतिबिंब स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत कहां से करना है, अनंत पे रखेंगे तो कहां बनेगा, अनंत से आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के सेंटर पे, तो सेंटर पे, समझ रहे हो, अनंत पर तो अनंत से आगे बढ़ेंगे तो ये फोकस से आगे बढ़ेगा, फोकस और सेंटर के, अगला सेंटर पे तो प्रतिबिंब भी, अगला सेंटर और फोकस के तो प्रतिबिंब सेंटर के पीछे, मतलब सेंटर और अनंत के बीच में, अगला फोकस पर तो प्रतिबिंब, हो गया, 5 गो हो गया, 5 गो, पांचों देख लो, 1 2 3 4 5, क्या ये सीक्वेंस नहीं है, अनंत पर तो अनंत और सी के बीच में, सी पर, सी और एफ के बीच में, सी और अनंत के बीच में, फोकस पर, ये भी देखो ये सब उल्टा हो गया, देखो अनंत पे था तो कहां बना था, तब फोकस पे तो कहां बना, उल्टा है कि नहीं है, अनंत और सी के बीच में था तो कहां बना था, सी और एफ के बीच में तो कहां बना, सी पे था तो कहां बना, कितना आसान है, बोलो क्लियर है क्या, बचा छठा, तो देखो छठा को कहां रखोगे, फोकस तक पहुंच चुके हैं ना, तो अगला है फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के, तो देखो अगला हम बनाएंगे फोकस और पोल के, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक, क्योंकि दर्पण के पीछे कभी भी वास्तविक नहीं बनता है, दर्पण के पीछे हमेशा, तो दर्पण के पीछे है तो काल्पनिक होगा ना, तो वर्चुअल हो गया। इसका साइज भी होता है बड़ा, इसका साइज भी क्या होता है बड़ा। एक चीज और, जितना वास्तविक है वो सब उल्टा होगा, जितना वास्तविक है वो सब, और जो काल्पनिक है वो सीधा होगा। तो ये सब जो है दिख रहा है इस शुरू से लेके 5 गो, ये सब कैसे होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, और ये वाला क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। बात रह गया आकार का, तो आकार भी देखो वो भी एक सीक्वेंस में है, बहुत छोटा नहीं है सीक्वेंस में, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, और लास्ट वाला याद रख लेना बड़ा होता है। सब कुछ याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह परिपाटी भी आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे किसका, उत्तल का। उत्तल दर्पण कौन सा, उत्तल, तो उत्तल दर्पण से कितने को बनता है, 2 को ना। देखो ये उत्तल दर्पण है, ये पर क्या है दर्पण, उत्तल दर्पण। पहला वस्तु कहां रखना, अनंत पर, कहां रखना, तो ये बताओ इस सेंटर इसका इधर है, आपको क्या बताते हैं कि सेंटर के दिशा में अगर कोई प्रकाश की किरण आएगा तो टकराने के बाद इसी पे वापस आ जाएगा, तो ये तो इधर रह गया ना। इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे, कहा कि पीछे प्रकाश सही में तो नहीं जा रहा है, आज जो प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आता है वो हमेशा फोकस से जाता है, सीधा जाता है, फोकस से जाता है ना जी। तो यहां से टकरा के ऐसे जाएगा, अब इसका फोकस तो इधर है ना, है यहां ना है, तो फोकस से सही में जाएगा कि जाता हुआ प्रतीत होगा। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमको क्या लगेगा, कहां से जा रहा है, तो फिर से कहां मिला, फोकसे पे। इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इधर यहां पे आएगा, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे यहां पे आएगा, तब प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। जब वस्तु कहां है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। जो उसके जैसा ही है, वस्तु अनंत तो प्रतिबिंब फोकस। ये बताओ वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक, क्या कि डॉटेड लाइन से बनाया है ना, खत्म। दूसरा, दुए को प्रतिबिंब बनता है। दूसरा ध्यान दो कि अगर मान लो कि उत्तल दर्पण है, अब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में आप कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब चाहिए, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना किरण, 2। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है कम से कम कितना किरण, तो एक किरण को हम समानांतर लिया है, ये टकराने के बाद ऐसे जाएगा, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से जाता हुआ दिखेगा,
फोकस से, अब दूसरा को लिया ये केंद्र से, ध्रुव से, केंद्र से नहीं ध्रुव से, कहां से, ठीक है। टी टकराने के बाद ऐसे वापस आएगा, यहां पे परावर्तन का नियम लग गया, जितना कोण मुख्य अक्ष से बना के आएगा उतने कोण बना के, इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो कहीं पे कटा, जहां पे कटा वहां पे क्या बना, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां बना, पी और एफ के, तो ये तो बिल्कुल आसान है, दो गो प्रतिबिंब बना। देखिए इसमें कौन है वस्तु, इसमें कौन है प्रतिबिंब, इसमें हम क्या लिख लेते हैं साइज, और इधर क्या लिख लेते हैं एक रियल या वर्चुअल, ठीक है। तो दुए गुना बनेगा, पहला में वस्तु कहां, तो प्रतिबिंब कहां, साइज कैसा, पहला देखो, पहला जो बना था वो बिंदु बना था ना, क्या बना था, तो बहुत छोटा। ये वाला में देखो ये छोटा है इससे कि बड़ा है, छोटा ही है ना, तो एक बहुत छोटा एक छोटा, एक बहुत छोटा एक, तो कोई मुश्किल है क्या, इसको क्या बोलेंगे बहुत छोटा, और इसको क्या बोलेंगे, इसमें दोनों वर्चुअल है। दूसरा क्या रखेंगे, अनंत और पोल के बीच में कहीं भी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और पोल के बीच में कहीं भी। क्या हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को फोकस के पीछे ले जा सकते हैं, क्या हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को फोकस के पीछे ले जा सकते हैं, नहीं। अनंत पे रखते हैं तो कहां बनता है, अनंत और पी के बीच में रखते हैं तो कहां बनता है, तो फोकस के पीछे कभी नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब फोकस के पीछे नहीं बन सकता है। हम या तो फोकस के पे बनेगा या तो फोकस के आगे बनेगा, फोकस के पीछे नहीं जा सकता है। क्या समझ में आ रहा है बात, तो इसमें क्या बोलेगा, बहुत छोटा कि छोटा, छोटा। बोलो क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए 2 गो 3 गो फॉर्मूला होता है, पहले इतना लिखवा दें क्या, कामर हो गया है, इसको पहले लिखो, ठीक है लिखिए तो। लिखिए सबसे पहले लिखिए दर्पण, गोलीय दर्पण ना, हाँ गोलीय दर्पण लिखिए, लिखिएगा खोखले गोले का, खोखले कांच के गोले का, खोखले कांच के गोले का, खोखले कांच के गोले का एक भाग, खोखले कांच के गोले का एक भाग जिसका, खोखले कांच के गोले का एक भाग जिसका एक सतह परावर्तक हो, जिसका एक सतह परावर्तक हो, खोखले कांच के गोले का एक भाग जिसका एक सतह परावर्तक हो तथा दूसरा सतह रंगा हुआ हो, तथा दूसरा सतह रंगा हुआ हो, तथा दूसरा सतह रंगा हुआ हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। देखिए गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लिखिए इधर बोर्ड पे लिखिए, बनाइए फोटो के साथ, हाँ फोटो के साथ बनाइए। दस क्वेश्चन का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है कम से कम, समझ रहे हो ना। अब 30 गो में 10 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ रहा है, 33% क्वेश्चन एक चैप्टर से आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। अब पॉलिटेक्निक में जो सवाल आया है बना लो, काम हो गया।
लिख लिए। गोलीय दर्पण किस प्रकार का होता है? कौन कौन? उत्तल को, उसको उत्तल को कैसे पहचानोगे? हाँ, जो उठा हुआ हो, जो उठा हुआ है वो, हाँ जो धंसा हुआ है, बन गया। इसके नीचे इसको भी बनाइए। दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। हाँ, पोल कहते हैं। पोल और ध्रुव एक के बात है। गोला का केंद्र ही दर्पण का केंद्र होता है। गोला का केंद्र ही दर्पण का केंद्र होता है। ये दर्पण जिस गोला का भाग होगा वही ना केंद्र यहाँ पे सी से दिखाया गया है। तो जो गोला का दर्पण होता है वही दर्पण का केंद्र होता है। उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? और कौन सी से लिखते हैं? सी से। सी और पी के बीच में एक और बिंदु होता है, क्या कहते हैं? सब कुछ दिख रहा है, दिखा दीजिए दोनों। वक्रता, वक्रता का मतलब वक्र, टेढ़ा। जैसे ये दिख रहा है ना, ये फिगर, ये सीधा फिगर है कि टेढ़ा? टेढ़ा है ना। तो वक्र है, अदर्पण है। वक्र है और तो वक्र है, अदर्पण है, तो गोलीय दर्पण है। ठीक है। अगर यही समतल रहता तो उसको क्या बोलते? समतल दर्पण हो गया। बन गया। इसके बाद लिखिए आप चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी ब्रैकेट में लिख लेना साइन कन्वेंशन। उसके बाद हम कुछ लिखवा रहे हैं, पहले उसको लिख लो। चिन्ह परिपाटी ब्रैकेट में साइन कन्वेंशन लिख लिए। लिखिए नीचे, लिखिए गोलीय दर्पण तथा लेंसों में, गोलीय दर्पण तथा लेंसों में, गोलीय दर्पण तथा लेंसों में दूरी नापने के लिए, गोलीय दर्पण तथा लेंसों में दूरी नापने के लिए एक नियम का प्रयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण तथा लेंसों में दूरी नापने के लिए एक नियम का प्रयोग किया जाता है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा बात? गोलीय दर्पण हो या लेंस हो, उसमें दूरी नापने के लिए एक नियम का प्रयोग किया गया है। उसी नियम का नाम क्या दिया गया है? चिन्ह परिपाटी। इसके अनुसार, आगे लिखो, इसके अनुसार, इसके अनुसार डैश दे दो, नीचे लिखो पहला पॉइंट। इसके अनुसार डैश दे दीजिए, नीचे लिखिए पहला पॉइंट। लिखिए सभी दूरियां, सभी दूरियां ध्रुव, सभी दूरियां ध्रुव, ब्रैकेट में लिखना। नहीं 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 नहीं, ध्रुव का मतलब पोल हो ही गया। सभी दूरियां ध्रुव, ब्रैकेट में लिखो दर्पण। सभी दूरियां ध्रुव, ब्रैकेट में दर्पण तथा प्रकाशीय केंद्र, तथा प्रकाशीय केंद्र, ब्रैकेट में लेंस। सभी दूरियां ध्रुव, ब्रैकेट में दर्पण तथा प्रकाशीय केंद्र, ब्रैकेट में लेंस से मापी जाती है, से मापी जाती है। वो लोग समझ में आया ये बात? दर्पण में दूरी कहां से नापोगे? ध्रुव से। लेंस में कहां से नापोगे? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको क्या बोले? प्रकाशीय केंद्र। यही ना लिखे पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वस्तु हमेशा, वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के, वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के
बाईं ओर रखा जाएगा। वस्तु हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखा जाएगा। तीसरा, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां तथा विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। कितना पॉइंट हुआ? चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे तो कैसा आएंगे? धनात्मक, और नीचे नापेंगे तो ऋणात्मक। लास्ट पॉइंट, वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी को U से, वस्तु की दूरी को U से कॉमा प्रतिबिंब की दूरी को V से कॉमा प्रतिबिंब की दूरी को V से, वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से कॉमा फोकस दूरी को छोटा f से, फोकस दूरी को छोटा f से कॉमा फोकस को बड़ा F से, फोकस दूरी को छोटा f से कॉमा फोकस को बड़ा F से कॉमा वक्रता केंद्र को C से, वक्रता केंद्र को C से कॉमा वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को R से, वक्रता त्रिज्या को R से कॉमा वस्तु की ऊंचाई को, वस्तु की ऊंचाई को HO से, बोर्ड पे लिखा हुआ है सब कुछ, वस्तु की ऊंचाई को HO से कॉमा प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से तथा आवर्धन HI, प्रतिबिंब की ऊंचाई HI से तथा आवर्धन को, तथा आवर्धन को छोटा m से, तथा आवर्धन को छोटा m से सूचित किया जाता है, छोटा m से सूचित किया जाता है। ये सब बता दिए कि किसको कौन सी से लिखते हैं। आपको इसमें से पता भी होगा बहुत सारा चीज, नहीं भी पता होगा तो अभी सीख लिए, अब भूलना नहीं है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का सब पॉइंट क्लियर हो गया कि वस्तु कहाँ रखेंगे, कौन सा बिंदु से दूरी नापेंगे, किधर धनात्मक लेना है, किधर ऋणात्मक लेना है, किसको कौन चीज से, कौन सा दूरी को कौन चीज से लिखेंगे, सब कुछ समझ में आ रहा है। पहला फोटो बनाइए ये वाला।
और जो चीज लिखल है सब लिख लीजिएगा। पहला फोटो केवल, आवर्धन बताएंगे, अभी सब कुछ बताएंगे। इसके बाद इसको लिखिए, उत्तल तथा अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल तथा अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से कितना बनेगा? अवतल से 6, अवतल से 6 गो में से 5 गो रियल, एगो उसमें दोनों वर्चुअल। इसको याद कर लेना, समझा? घर पे जाके दिमाग लगाना कि वस्तु को जैसे जैसे दर्पण के नजदीक लाते हैं अवतल में तो प्रतिबिंब दूर भागता है, और उसका याद रखना कि कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। परीक्षा में जाके याद कर रहे हैं तो वैसे नहीं होना चाहिए, सब यहीं पे याद कर लो। इसको लिख लिए, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल से कितने को? 6, और 6 में 5 और 1 काल्पनिक। अवतल से दोनों प्रतिबिंब कैसा? काल्पनिक। उसके बाद आप ये वीडियो देख के इसको आप लिख लीजिएगा घर पे, हैं? तो खाली इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? और अगला क्लास में हम चिन्ह परिपाटी से आगे बढ़ेंगे। हाँ, कल बंद रहेगा, कल बंद रहेगा, परसों भी बंद रहेगा। होली है ना, होली वोली मनाओ, कलगजा है, बता रहे 9 के तो बुढ़वा होली है, 10 को आइए, 10 को, ठीक है? अब थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिएगा होली में। कम से कम वीडियो जो इतना डाले हैं ना, आप कॉपी से नहीं पढ़िएगा तो कम से कम वीडियो या देख जाइएगा। बैठे बैठे मोबाइल तो चलेबे करता है सब, तब बैठ के स्पीड बढ़ा के, जैसे अगर तुम स्पीड, उसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है ना, 1.5 गुना, 2 गुना, 1.25 गुना, तो स्पीड को, जैसे आपको चीज़ पता है, रिवाइज करना है केवल, तो स्पीड को बढ़ा के हेडफोन लगा के बस देख लिए, सब चीज़ दिमाग में बस जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है।